आइए सुनते हैं आज की एक और मेरी नई कहानी। कहानी का नाम है नई बहू और ससुर। इस कहानी को पूरा जरूर सुने। तो कहानी शुरू करते हैं। अपने पापा की लाडली बेटी गजल अपने घर से अपने घर को विदा हुई, यानी कि अपने ससुराल को। आंखों में ढेर सारे सपने और अपने पापा की नसीहत लिए पापा ने कहा था, गजल से अब घर तुम्हारा वही है जहाँ तुम जा रही हो। कभी मायके से ससुराल की तुलना मत करना कि मायके में ऐसा था, यहाँ ऐसा नहीं है। हमने तुम्हारी शादी अपने से बड़े घर में ही की है, वहाँ तुम्हें किसी बात की कोई कमी नहीं रहेगी। घर में उसकी सास तो थी नहीं, एक देवर था जो नौकरी करता था और दूसरा पढ़ाई के साथ साथ जॉब भी करता है। गजल के ससुर जी भी अच्छा खासा कमाते हैं और गजल का पति प्रांजल भी अच्छा कमा रहे हैं और गजल के ससुराल में उनकी जमीन जायदाद भी अच्छी है। मतलब कुल मिलाकर की गजल की पांचों उंगलियों घी में ही रहेगी, ना कोई जिम्मेदारी और ना ही कोई परेशानी। गजल की मम्मी भी उसे यही समझाती, देखो बेटी बिना माँ के बच्चे हैं, ध्यान रखना, सबको अच्छा अच्छा बनाकर खिलाना, सुबह सुबह ही नहा धोकर तैयार हो जाना, क्योंकि वहाँ तुम्हारी सास तो है नहीं जो ये सब बताएगी। और कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे अड़ोस पड़ोस रिश्तेदारों में हमारा नाम खराब हो। उसके भाई भी इन बातों का लुत्फ लेते और गजल की खूब टांग खिंचाई करते, कहते यहाँ जैसा उल्टा सीधा खाना मत बना कर दे देना अपने ससुराल वालों को, वरना तुझे वापस से ही छोड़ जाएंगे। पापा ने बड़ी मुश्किल से तेरे दहेज का इंतजाम किया है, दोबारा हमारे बस की बात नहीं है। गजल कभी हंसकर और कभी बनावटी गुस्सा दिखाकर वहां से चली जाती। इन्हीं सब बातों में 3 महीने जाने कहाँ निकल गए पता ही नहीं चला। विदा की घड़ी आ गई और आंखों में आंसू लिए गजल चली जा रही थी। नए सफर पर अपने हमसफर के साथ मन खुशी और डर के बीच हिचकोले भर रहा था। घर पहुंचकर सभी एकत्रित महिलाओं ने रीति रिवाजों का सहारा लेकर अपनी अपनी तरह से ठोक पीट कर देखा, वही जो अमूमन सभी नवविवाहिता के साथ होता है। पर यहाँ पर फर्क था, गजल की सास ना होने से सभी अपने अपने तरीके से उसे समझाने का प्रयास कर रही थी। ध्यान रखना, तुम इस घर में माँ बनकर आई हो, क्योंकि बड़ी भाभी तो माँ जैसी होती है, अब तुम्हें ही सारा घर संभालना है। घर की छोटी बड़ी सभी जिम्मेदारी तुम्हारी है। बड़ों का सम्मान और छोटों को प्यार देना, यह सब अब तुम पर ही निर्भर है। अब तुम्हारे छोटे देवर का बस तुम ही सहारा हो। गजल भी बड़े ध्यान से सबकी बातें सुनकर अपना सिर हिला रही थी। अब तक तो रात हो चुकी थी। गजल का थकान की वजह से बुरा हाल था और साथ ही उसे अपने पापा मम्मी की समझाइश हर पल याद दिलाती कि उसे सबको खुश रखना है। बिना किसी उम्मीद के, और फिर यह काम मुश्किल भी नहीं था, क्योंकि सास तो थी नहीं जो उसे रोका टोकी कर परेशान करेगी, और बेचारे बिन माँ के बच्चे जमाने के साथ मायके वालों की सहानुभूति उनके साथ थी। रात में जब वह कमरे में गई, उसने सोचा अब आराम से सो सकेगी। सुबह से अभी तक किसी ने उसकी तकलीफ जानने की कोशिश नहीं करी थी। यह विचार उसके दिमाग में चल रहा था कि पतिदेव ने कमरे में प्रवेश किया और गजल एकदम से सिसक कर बैठ गई। तभी प्रांजल बोले, वैसे तो तुम खुद ही समझदार हो, फिर भी मैं अपनी तरफ से कहना चाहता हूँ, तुम इस घर में सबसे बड़ी हो, बड़ों जैसा व्यवहार रखना, क्योंकि पीछे आने वाली भी तुम्हारा ही अनुसरण करेगी। हम लोगों को 2 साल हुए हैं इस नए शहर में अपनी गांव की सारी प्रॉपर्टी बेचकर आए हुए, जिससे यह मकान खरीद लिया है, और पापा की भी कोई इनकम नहीं है, 1-2 हजार मुश्किल से कमा पाते हैं। छोटे भाई को अभी तो हमने कह दिया है कि सिर्फ खाओ पियो और पढ़ाई में ध्यान लगाओ, और बीच बालार भाई इस घर में मेहमान है, कभी कभी आ पाता है, उसका तुम्हें ध्यान रखना है। और तुम्हें कहना चाहूंगा कि ज्यादा जोर से मत हंसा करो, चप्पल पहनकर चलती हो तो बहुत आवाज होती है, इससे अच्छा घर में चप्पल मत पहनो, और जरूरत भी क्या है, और चूड़ियों की जगह कड़े पहन लेना। बोलना तो गजल भी बहुत कुछ चाहती थी, पर मम्मी पापा की सीख ने उसे चुप करा दिया। अगले दिन गजल जल्दी ही नहा धोकर बाहर आई तो देखा घर के सभी सदस्य सो रहे थे, और थोड़ी देर बाद उसके ससुर जी उठे और गजल को देखकर बोले, अरे तुम उठ गई बहू। गजल बोली, जी बाबूजी। तो वे उठे और हाथ मुंह धोकर चाय पीने बैठे और गजल से बोले, आओ बैठो, मुझे तुमसे थोड़ी बात करनी है। गजल बैठ गई। ससुर जी ने कहना शुरू किया, देखो इन बच्चों की मम्मी के देहांत को 3 साल हो चुके हैं, तब से मैं ही इन बच्चों की देखभाल कर रहा हूँ, और मैं ही इन बच्चों का बाप और माँ दोनों हूँ। तुम ऐसा कुछ ना करना जिससे ये बच्चे अपनी माँ को याद करें। गजल अपनी ससुर जी की यह बातें सुनकर सकपका गई और सोचने लगी कि यह बच्चे हैं तो मैं क्या हूँ, मैं तो इस घर में उम्र में सबसे छोटी हूँ,
खैर, ससुर जी आगे बोले, देखो हमारे घर में जो सबसे छोटा बेटा है उसी की सलाह से सारे काम होते हैं। दोनों बड़े भाई भी उसकी बात मानते हैं और तुम्हें भी ऐसा ही करना पड़ेगा। और हाँ, रात में बादाम खसखस भिगो कर रखी है, छोटा वाले उठे तो उसके लिए पीस कर हलवा बना देना। आज से तुम्हें ही यह सब करना है। याद रखना, सुबह 9 बजे के बाद तीनों बेटे आधा आधा घंटे के अंतर से उठे। प्रांजल ने गजल को रसोई में देखा तो उसे मुस्कुराते हुए कहा, आज नाश्ते में क्या बन रहा है? तो गजल ने कहा, जो आप कहें वही बना दूंगी। तो थोड़े गुस्से में प्रांजल बोले, हमें क्या पता तुम्हें क्या क्या आता है, तुम बताओ तुम क्या बना लेती हो? पीछे से बीच वाले देवर बोले, भाभी आज तो पोहे बना लो, लेकिन यह रोज रोज पोहे चलेंगे नहीं। ऐसा कीजिए, नाश्ते और खाने की अलग अलग एक लिस्ट बना लीजिए और हम लोग देख लेंगे, उस अनुसार खाना बना लेना। अब बारी आई छोटे देवर की और उसने कहा, भाभी आप नई आई हो, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मम्मी चाहती थी कि घर में ऐसी लड़की बहू बनकर आए जिसका व्यवहार पानी जैसा हो, जिस बर्तन में डालो उसके मुताबिक अपने आप को ढाल ले। और भैया, मम्मी तो कहती थी बीवी को छोड़ देना पर भाइयों को नहीं, क्योंकि बीवी तो दूसरी मिल जाएगी पर भाई नहीं मिलेंगे। गजल जड़ बुद्धि हो चुकी थी, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वह इन बिन माँ के बच्चों को कैसे समझाए कि वह भी बहुत से संस्कार लेकर आई है और उसके भी कुछ अरमान है। वो समझ गई थी कि बिना सास के ससुराल क्या होता है। घर तो घर, आस पड़ोस रिश्तेदार सभी सास बनकर उसके पीछे पड़े हुए थे। मम्मी पापा की नसीहत है, उसके स्वयं के अरमान सब उसे मुंह चढ़ा रहे थे। अब तो उसे नए सिरे से अपना सफर शुरू करना पड़ेगा, आने वाली परिस्थितियों से जूझना पड़ेगा। ससुराल की रोटी इतनी आसानी से नसीब नहीं होती। उसे अपनी ताई जी की बात याद आ रही थी, पर गजल ने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर दी थी, इस उम्मीद के साथ कि समय के साथ साथ देवरों की शादी के बाद वह सब ठीक कर देगी। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। हमारी ऐसी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।